वो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने ये बोला कि जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं ना किसी इंटरवल में, जब डिफरेंशिएबिलिटी किसी इंटरवल में देख रहे होते हैं तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि उस इंटरवल के अंदर के सारे पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल a to b, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एंड पॉइंट है वहां पे भी चेक करना है पहले, ठीक है, और जो ओपन इंटरवल है उसमें भी चेक करना है। ओपन इंटरवल में थोड़ा सा सिंपल हो जाता है ये। ओपन इंटरवल में क्या बोलोगे कि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस बीच में हर जगह पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब स्मूथ कर्व होना चाहिए, कहीं शार्प एज नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं जा रही होगी टेंजेंट, ऐसा। और अगर तुम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हो तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि ये वाले पॉइंट्स पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, ए पर और बी पर, दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसके अलावा इन बिटवीन तो चेक करना ही करना है सब पे। तो फिर वही बात आती है कि इन बिटवीन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, क्या इन सब पे चेक करेंगे? तो इन सब पे नहीं चेक करते, कुछ कंडीशंस तो हमें पता ही है कि जैसे पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये सारे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूअस तो होते हैं लेकिन कहीं कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 2x/1 + x² का ग्राफ बनाया था। तो ये क्या है कि जब ऐसे साइन इनवर्स x का ग्राफ देखोगे तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन अगर साइन इनवर्स के अंदर कुछ और कंडीशन आ गई तो हो सकता है कि वो ग्राफ कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, कंटिन्यूअस होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है वो सारे पॉइंट्स हम उठाते ही उठाते हैं पहले। जिस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मतलब जहां पे तुम्हें पता है कि डिसकंटिन्यूअस होने का चांस है, वहां तो श्योरली नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस होगा। और अगर कहीं पे आईटीएफ आ गया, मतलब उसके अलावा और कौन से पॉइंट पे चेक करना है? आईटीएफ का जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, आईटीएफ का, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं आईटीएफ के, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मॉड का अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्योंकि मॉड पे भी शार्प एज बनती है ना, शार्प कॉर्नर्स बनते हैं, तो वहां पे उसके क्रिटिकल पॉइंट पे भी हमें चेक करना पड़ सकता है। आई होप अभी क्लियर होगा प्रथमेश। हाँ सर। सर वो साइन इनवर्स x में वो 0 पे कैसे डिफरेंशिएबल है? जीरो पे कैसे डिफरेंशिएबल है? देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे देखेगा तो टेंजेंट बन रही है ना, ये टेंजेंट बन रही है राइट हैंड साइड पे। हाँ। अच्छा, वेट वेट वेट, राइट हैंड साइड पे ये टेंजेंट नहीं बनेगी, वन स्लोप की बनेगी। देखो ये एक्चुअली यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसमें अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसी जा रही होगी, ऐसी, उसका स्लोप वन हो रहा होता है एक्चुअली, ऐसी। राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो यहाँ जा रही होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो यहाँ जा रही होगी। एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो बनता है इसका स्लोप वन आता है, m = 1। तो जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं ना तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक्चुअल में पहले स्लोप वन का लाइन बना लेना चाहिए, उसकी हेल्प से बनाओगे तो बेटर बनता है। कि हमने यहाँ पे स्लोप वन का लाइन बना लिया पहले, और यहाँ पे भी। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? साइन एक्स का ग्राफ यहाँ इस लाइन के नीचे बनता है, ऐसा ऐसा जाता हुआ बनता है, ऐसा। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस लाइन के ऊपर जाता है, क्योंकि मिरर इमेजेस होते हैं ना एक दूसरे के, ये ऐसा जाता हुआ बनता है, ऐसा। अभी बात समझ में आ रही है? हाँ तो ये टेंजेंट तुम्हें राइट साइड भी दिखेगी और लेफ्ट साइड भी दिखेगी, ऐसे जाती हुई दिखेगी। ऐसे बहुत से केसेस होंगे जहां पे लग रहा होगा कि टेंजेंट तो कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन है वो टेंजेंट ही उस केस में। एक बार नोट करो इसको, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी वाला ही केस है। इसमें बस एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। वो ऐड कौन से हुए हैं? केवल एक
ITF वाला और एक मॉड्यूलस वाले, एक क्रिटिकल पॉइंट्स ऐड हुए हैं। और इनको भी सॉल्व करने का मेथड वही है जैसे कॉन्टिन्यूटी में किया था, थ्योरम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजें अप्लाई करके इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है यार प्रथमेश, चलो एक बार देखते हैं इसको कैसे करेंगे और तुम बताते जाना तुमने किया क्या है तुम। हाँ सर इसमें बस ये नहीं आया LHL। LHL तुम कोई पॉइंट पे चेक कर रहे थे क्या? हाँ सर, अच्छा तुम 1/2। 1/2 पे चेक, यार 1/2 पे चेक करने में इतना टाइम क्यों लगा? मुझे तो लग रहा था कि पहले तुमने वो देखा, फाइंड सर दोस वो पॉइंट एट विच द इसमें, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मस्ट बी चेक, पहले ये चेक किया तुमने हाँ कौन से सर उसमें ही सर टाइम गया। उसमें तुम्हारे पास आएगा एक हाँ सर, जीरो पॉइंट्स है 0, और 1/4, 1/3, 1/4 एंड 1/3। 3, एक सेकंड एक फिर सेकंड 1/2। 1/4 आया होगा इसकी वजह से, ठीक है, हाँ सर, और 1/3 आया होगा बिकॉज 2/3 प्लस 7/3, 2/3। हाँ सर, ठीक है, वहां से आ गया 1/3 और क्या आया, और सर 2/3। और आया 2/3। 2/3 क्यों आया? बिकॉज 4/3 हो जाएगा वो तो फिर हाँ सर, लेकिन 2/3 क्यों आएगा? दिस मस्ट बी इंटीजर ना, हमने ऐसा बोला होगा कि 2x प्लस 7/3 मस्ट बी इंटीजर। तो नेगेटिव वैल्यूज लेने का तो सेंस है नहीं हमारे पास अगर हम इसको इंटीजर चाहिए। 0 भी लेंगे तो यहाँ से x नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, 1 लेंगे तो भी x नेगेटिव आ रहा है, 2 लेंगे तो भी x नेगेटिव, 3 से स्टार्ट करना चाहिए, 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जब तुम 3 रखोगे हाँ इसका सर, वैल्यू तो ये आएगा 2/3, सो x का वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है। जब इसका वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आएगा 5/3, 5/3 होना चाहिए, क्योंकि जब हम 2x करेंगे तो इट विल बी 4 माइनस 7/3 एंड इट विल बी 12 हाँ माइनस 7, so it is 5/3, so 5/3। 5/6 आना चाहिए, not 2/3, क्योंकि ओके। 2x 5/3 आया ना तो इट विल बी 5/6, 5/6, लेकिन हाफ से पहले कहाँ आ रहा है? हाँ सर, हाफ से पहले तो आ नहीं रहा 5/6, वो तो हाफ के बाद ही आएगा, तो 2/3 आने का भी कोई सेंस नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, तो 2/3 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 2/3 तो कहीं पे भी नहीं दिख हाँ रहा। सर, सो मुझे लग रहा है सिर्फ 1/3 ही आएगा, 1/2 से पहले और कुछ नहीं आएगा। 0 1/4 1/3 1/2, ठीक है। नाउ 1/2 के बाद जाएंगे तो 1/2 के बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे, तो इंटीग्रल पार्ट में ये क्या है, 4x है। अगर 4x है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है। जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा, वो तो लेना नहीं है इस इंटरवल में। 2 रखोगे तो 2/4 आएगा, 2/4 मतलब 1/2, हाँ वो इंक्लूडेड है। फिर जब इसको 3 रखोगे तो इट इज 3/4, ठीक है, यहाँ से ही आ गया। इसको इंटीजर करेंगे, 0 रखोगे तो 0 और 4, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको 0 करेंगे तो इसको 0 करेंगे तो 2x विल बी, हाँ यहाँ से 2/3 आएगा, 2/3 यहाँ से आएगा क्योंकि हम इसको जब 0 करेंगे, और लास्ट में हमारे पास 1 आ रहा होगा। सो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। मॉड और ITF था नहीं तो हमने कॉन्टिन्यूटी वाले ही सारे पॉइंट निकाल दिए। अब हमें चेक करना है 1/2 पे। 1/2 पे क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कॉन्टिन्यूटी में पहले क्यों चेक करनी होती है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का रीजन ये होता है कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और कॉन्टिन्यूटी में कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करना पड़ता है। तो 1/2 में हम पहले RHL निकालते हैं। तो RHL क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h। 1/2 प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1/2 प्लस h एंड प्लस 1/2 प्लस h डिवाइडेड बाय 4 इंटू सिग्नम ऑफ 2 इंटू 1/2 प्लस h माइनस 4/3, ये आ गया। सो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमें क्या मिल रहा होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 इंटू 1/2 प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 प्लस 4h,
तो 2 प्लस 4h का इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे तो सब फ्रैक्शन है, इसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 0। और यहाँ पे सिग्नम में अगर हम लोग देख रहे होंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2h माइनस 4/3। सो इट विल बी 2 माइनस 4/3। 2 माइनस 4/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 2h। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो सर जब हाँ वो सिग्नम के अंदर का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1+2h आना चाहिए ना? अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, 1 प्लस 2h आना चाहिए और नेगेटिव नंबर आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, सो इट विल बी अ नेगेटिव नंबर, आई एम सॉरी, 1 प्लस 2h आना चाहिए। सो 1 माइनस 4/3 इज माइनस 1/3, सो इट इज अ नेगेटिव नंबर। सो हमें क्या मिल रहा होगा 2 इंटू -1, सो इट इज -2। ये आ गया हमारे पास RHL। अब अगर हम LHL देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ऊपर वाली डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस h, तो यहाँ पे 1/2 माइनस h रखेंगे। सो इट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इंटू 1/2 माइनस h प्लस 7/3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 1/2 माइनस h, x की जगह पर ये रखा, ठीक है। सो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ जाएगा इट विल बी 1 माइनस h प्लस 7/3। तो 1 प्लस 7/3, 1 प्लस 7/3 कितना आ रहा होगा 10/3 आ रहा होगा, है ना। या इसको इंटीजर और फ्रैक्शन में ही करते हैं, 1 माइनस h 7/3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 प्लस 1/3, ऐसा कर दिया तो इंटीजर अलग होगा फ्रैक्शन अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रल पार्ट में साइन ऑफ 1 माइनस 2h, ये आ गया साइन ऑफ 1 माइनस 2h, हाँ ठीक है यहाँ पे आ गया। अब हम देखेंगे तो इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा 1/3 माइनस h, क्योंकि यही फ्रैक्शन दिख रहा है। सर 2h होना चाहिए ना? 2h होना चाहिए एग्जैक्टली, 1/3 माइनस 2h। और साइन ऑफ 1 माइनस 2h, तो 1 का वैल्यू कुछ 57 डिग्री के आसपास होता है। तो जो भी वैल्यू होगी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, जिसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो वो 0 ही आ जाने वाला है, बिकॉज 1 जो रेडियन में होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो 1 माइनस 2h का मतलब क्या हो गया, इट इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री माइनस 2h। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो साइन का वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव, बट इट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देख रहे होंगे तो ये जो साइन 1 माइनस 2h होगा, दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो इसकी वजह से इसका इंटीग्रल पार्ट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया 0। सो हमने LHL और RHL कैलकुलेट किया, दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। आई थिंक क्लियर होगा यार ये। हाँ सर। नोट करो इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मुझे लग रहा था कि तुम सारे पॉइंट्स पे निकाल रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं सर, मैं सिर्फ एक पे निकाल रहा था, वो LHL सॉरी RHL में थोड़ा अटक गया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन कैसे करने हैं आई थिंक समझ में तो आ रहा होगा अभी। हाँ सर। नोट करना है क्या कुछ इसमें? हाँ सर। करो करो। हाँ यार प्रथमेश हुआ? सर सेकंड वाला नहीं आया। क्या बात कर रहा है यार, सेकंड वाला तो आसान क्वेश्चन है। ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहा है क्या? हाँ सर। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका।
-1 से, अच्छा -2 से -1 एंड देन -1 से 0, ऐसा ही तो बनाना है, ठीक है। चलो ये 2 बना लिए मैंने, देखते हैं। -2 से -1 में पहले हमें, हम मॉड वॉड भूल जाते हैं, पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक है 4x² + 6x + 3। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, इट विल बी -b/2a, यानी कि -3/4 पे आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर -3/4 पे आ रहा होगा तब तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पे बनाया -1 एंड यहाँ पे बनाया -2, तो -3/4 पे अगर आ रहा होगा तो -3/4 तो यहाँ कहीं हो गया, इधर कहीं इसका वर्टेक्स होना चाहिए। तो मतलब वर्टेक्स अगर इधर कहीं होना चाहिए तो ऐसा कुछ बनेगा। तो बस तुम -3 और -1 पे इसके वैल्यूज देखो कितने आ रहे होंगे। अगर तुम -3 नहीं -2 और -1 पे वैल्यू देखो कितने आ रहे होंगे। -2 पे वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा 16 -12 + 3, 3 तो ये कितना हो जाएगा, 7 16 + 3 इज व्हाट 19, 19 - 12 इज 7। तो ये कहीं 7 पे आ रहा होगा, ऊपर मैंने ऐसे दिखाया कि कहीं 7 पे आ रहा होगा। सपोज यहाँ पे दिखा दिया मैंने कहीं 7, ऊपर कहीं भी दिखा सकते हो। चलो अभी फिलहाल इसको मैं 7 ले लेता हूँ। और अगर मैं -1 डालूंगा तो -1 पे वैल्यू कितना आ रहा होगा, 4 - 6 + 3, 1 तो ये आ रहा होगा 1। तो यहाँ कहीं मैंने 1 दिखा दिया। अच्छा 1 अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो 7 थोड़ा ऊपर ही दिखाऊं तो बेटर रहेगा, ठीक है। 7 थोड़ा ऊपर ही दिखाऊंगा, तो यहाँ दिखा दिया मैंने 7। दिस इज 7 एंड दिस इज 1। सो इसमें तो अपने को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा मतलब ये यहाँ से जाता और इधर से ऊपर जाता। बट अभी फिलहाल तो ये ग्राफ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है हमें इस इंटरवल में। तो इसमें तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और मॉड भी लगाओगे तो भी ग्राफ सेम ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव ही है। तो तुम मॉड लगाओ या नहीं लगाओ, दोनों सेम ही है इस इंटरवल में। अब -1 से 0 के हाँ। बीच में हमें इसको देखना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, सर हाँ सर अगर वो मॉड नहीं होता और वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो? अगर नेगेटिव आ रही होती तो फिर हमें रिफ्लेक्ट करके ऊपर लाना पड़ता है ना। बट अभी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब इसके ऊपर तुम मॉड लगाओ इस इंटरवल में या नहीं लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। पॉजिटिव नंबर का मॉड हाँ तो सर। एज इट इज ही आने वाला है। दूसरा ये वाला देखेंगे, तो ये है x² + 2x। अब x² + 2x को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x × x + 2। इसके 2 रूट आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, x और x + 2 आ रहा है। यानी कि एक रूट हो जाएगा -2। मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। तो एक हो जाएगा -2 इसका रूट, और एक हो जाएगा 0। और x इसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। अगर मैं -1 पे वैल्यू देखूंगा तो -1 पे वैल्यू इसका कुछ -1 ही दिख रहा होगा। तो अगर हम ऐसे देखते तो x² + 2x का ग्राफ बनाते तो ये कुछ ऐसा बन रहा होता, ऐसा और ऐसा। लेकिन मुझे -1 से 0 तक ही बनाना है। तो और -1 यही इंक्लूड है, इस पे इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं होल बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसा रखूंगा और -1 से 0 तक रखूंगा ऐसा। ये ग्राफ मैंने किसका बनाया, रेड कलर का ग्राफ जो है दैट इज x² + 2x का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² + 2x। और ऊपर वाला जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ 4x² + 6x + 3। ठीक है। अब हम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे प्रॉपरली। तो अगर तुम फंक्शन का ग्राफ बनाने जाओगे, सोचते जाओ, तो जो ये ग्राफ है इसमें तो कोई चेंज अपने को वैसे भी नहीं करना है, ये तो एज इट इज पढ़ा रहने दो। तो तुम जब इसको एज इट इज पढ़ा रहने दोगे तो तुम बोलोगे कि हाँ हम यहाँ पे बना रहे हैं -1 और यहाँ पे बना रहे हैं -2, और -2 पे मैं वैल्यू वही दे रहा हूँ 7 इसको। सो वी आर मेकिंग इट लाइक दिस कि मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दे दिया समथिंग 0,7, और -1 पे मैंने इसको वैल्यू क्या दिया, इसको 0,1 यहाँ पे आना चाहिए था। एंड यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये इंक्लूडेड, इट इज समथिंग लाइक दिस।
और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, जैसे मैंने वही क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ बनाया था, वही क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, सो कुछ वैसा ही क्वाड्रेटिक का ग्राफ यहाँ पे मैंने बना दिया ऐसा। दिस इज द ग्राफ। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ये क्लियर हो गया है। अच्छा, अब -1 से 0 के बीच में देखोगे तो ये है, इसका अगर इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे तो वो -1 पे ही रहना चाहिए। अगर इंटीग्रल पार्ट बनाओगे तो यहाँ से लेकर के 0 तक ये क्या रहना चाहिए, ये यहाँ पे ही रहना चाहिए। बट 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, तो ये इधर आ जाएगा। तो -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, 0, -1 पे है, और 0 पे वैल्यू इसकी 0 पे आ गई है, ऐसे आ गई है। तो अगर तुम फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो फंक्शन तुम्हें कैसा दिखाई पड़ रहा है, ओवरऑल फंक्शन दिस इज discontinuous at x equal to -1 and 0। तो अगर इन दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल एट x equal to -1 एंड 0, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अब इसके बाद यार ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, इस पे बेस्ड होते हैं। इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें हमें बस क्या करना है कि जो कंडीशन लिखी हुई है इसी कंडीशन के जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हमें ये सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि जैसे इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस, तो एक रिलेशन तुम्हें देगा फॉर श्योर। और ये हमेशा किसके लिए यूज कर रहा होगा, वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए यूज कर रहा होगा। तो वो एक रिलेशन तुम्हें पहले ही देगा और कुछ कुछ कंडीशन देगा, और उसके बाद तुमसे पूछेगा कि फंक्शन क्या है, ये बताना है। मतलब एक नॉर्मल ऐसा रिलेशन दे दिया जिससे फंक्शन क्लियर नहीं हो रहा है कि फंक्शन क्या है, और एक एफ डैश वाली कंडीशन दे देगा यहाँ से, और फिर ऐसा पूछ रहा होगा कि बताओ अभी फंक्शन क्या है। तो तुम क्या करोगे कि तुम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन यूज करो। तुम अपना रिलेशन यहाँ पे याद रखो कि क्या रिलेशन उसने दिया है, उसने रिलेशन दिया है fx + 2y इक्वल टू fx + f of 2y, ऐसा उसने कुछ दिया। तो तुम ये याद रखो कि हमें इसको डिफरेंशिएबिलिटी में यूज करना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में हम बोलते हैं हमें जो हमने डिफरेंशिएशन की कंडीशन बनाई थी ना, जैसे मैं बोलूंगा कि सपोज f डैश x, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका LHD RHD दोनों सेम होता है, तो हम RHD से ही काम करते हैं। तो हम बोलेंगे कि हाँ f डैश x कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx upon h। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए यही रूल होता है, डिफरेंशिएट करने का यही रूल होता है, इसे ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे सोच के देखो कि अगर यहाँ पे लिखा होता fx, अगर 2y की जगह पर लिखा होता h, तो इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, fx + fh लिख दिया है। ऐसे हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ऊपर वाली कंडीशन लगाएंगे, तो उस ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा होगा, दिस इज fx + fh, क्योंकि 2y की जगह पर h रख दिया, माइनस fx अपॉन h। ऊपर वाली कंडीशन मैंने यूज करी, यहाँ से क्या होगा, ये fx और fx कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने लगेगा, हमें मिलने लगेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of h अपॉन h। यहाँ पे ये जो दूसरी कंडीशन है ना, श्योरली यूज होगी इसी जगह पर, इसी जगह पर यूज होगी, हमेशा याद रखना। जो भी दूसरी कंडीशन दी होगी वो इस जगह पर यूज होगी, जब तुमने पहली कंडीशन लगा दी है, सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। अब या तो तुम यहाँ पे एलॉपिटल रूल लगा लो, या अगर तुम एलॉपिटल रूल नहीं भी लगाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि f डैश 0 + 0 बनना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मैं इसको जरा ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि f डैश सॉरी दिस fh कैन बी रिटन एज f0 + h माइनस f0 अपॉन h। और यहाँ से देखते हैं जरा f0 का वैल्यू क्या आ रहा है, रिलेशन 1 से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x और y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इधर से क्या आएगा, f0 इक्वल टू f0 + f0। तो अगर ये f0 कैंसिल कर दोगे तो f0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे 0 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इज नॉट अ बिग डील, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, दिस इज द कंडीशन ऑफ f डैश 0। मतलब तुम्हारा f डैश x जो एक जनरल वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ रही है, वो आ रही है f डैश 0 के इक्वल। और f डैश 0 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तुम्हें 3। तो अगर तुम इस इक्वेशन को, अब जो ये सेकंड इक्वेशन आ गई है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सेकंड इक्वेशन को।
इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से यहाँ पे तो तुम्हें एफ एक्स ही मिल जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा। 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3x प्लस एक कांस्टेंट भी आना चाहिए दैट इज c। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, लेकिन हमें c का वैल्यू पता नहीं है, तो c का वैल्यू हमें f0 इक्वल टू 0 से फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग c इज ऑल्सो 0, क्योंकि 0 रखोगे तो f0 ये 0, तो c का वैल्यू 0 आ गया, तो हमें fx का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमें फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स बहुत आराम से समझ में आने चाहिए। स्टेप नंबर 1 में तो तुम अपनी ये कंडीशन रखो, ये जो भी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ चीजें फाइंड भी कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है तुम्हें f1 फाइंड करना पड़े या f0 फाइंड करना पड़े, वो तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में तुम क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में तुम f डैश x लगाओगे और यहाँ पे यूज करोगे पहली वाली कंडीशन, वो वाली कंडीशन यूज करोगे सो दैट एक ऐसा रिलेशन बने जहां पे ये क्वेश्चन की गिवन कंडीशन यूज हो रही हो। ठीक है, ये तुमने यूज कर ली और स्टेप नंबर 3 में तुम्हें करना है उसको इंटीग्रेट, तो हमारे पास फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा। सो दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। प्रथमेश ये बात क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ f0 प्लस h माइनस f0 बाय h के बाद वो रिलेशन कैसे आया, f डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू f बेटा डैश 0। एफ डैश ए निकालना होता है, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तुम कैसे निकालते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच, यही तो यूज करते हो। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। तो वही हमने 0 के लिए यूज कर लिया है। क्यों क्यों यूज किया है? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी थी। अगर यहाँ एफ डैश 1 दिया होता तो हम यहाँ पे 1 वाली कंडीशन बनाते, जो भी यहाँ दिया होता उसके अकॉर्डिंग बनाते। वहाँ एफ डैश 0 दिया था तो मैंने एफ डैश 0 के अकॉर्डिंग बनाया वो सब कुछ। प्रथमेश हो गया सॉल्व? बोलो यार। प्रथमेश हाँ सर। हो गया? नहीं सर, एक जगह पे स्टक हो गया वो। देखो पहले तो तुमने अपनी वही फंक्शनल इक्वेशन लिखी होगी दैट इज एफ ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास ये लिखी हुई है जो तुम्हें यूज करनी पड़ेगी एफ डैश 1। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल लेता हूँ। अब मैं वही अपना दूसरा स्टेप यूज करूंगा दैट इज एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो ये इसको मैं उल्टा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको उल्टा यूज करूंगा तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ वाई कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय वाई, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बी 1 प्लस एच बाई एक्स। और मुझे एफ डैश 1 चाहिए, तो एफ डैश 1 में क्या होता है 1 प्लस समथिंग माइनस एफ 1 होता है। जरा एफ 1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें मैं एक्स और वाई 1 सब्स्टिट्यूट करता तो मुझे क्या मिलने वाला था, मुझे मिलने वाला था f1 इक्वल टू f1 माइनस f1, यानी कि f1 का वैल्यू मुझे 0 मिलने वाला था। तो 0 तो ऐड सब्ट्रैक्ट कहीं पे भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको f1 लिख दिया क्योंकि f1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद एंड होल डिवाइडेड बाय h कर दिया। अब क्या है यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस समथिंग माइनस f1 अपॉन समथिंग होना चाहिए, समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0, तो ये हमारे पास f डैश 1 बनता। बट यहाँ पे h बाई एक्स और यहाँ पे h है, तो मैंने क्या किया x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लिया सेपरेटली, सो दैट क्या होगा कि इसको पूरे को मैं f डैश 1 बना सकूं। तो अब मुझे क्या दिख रहा होगा, इट इज f डैश 1 इंटू 1 बाई एक्स। सो f डैश 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो इट इज 1 बाई एक्स। मुझे क्या मिला, f डैश 1 था यहाँ पे, सॉरी मैंने फालतू में f डैश x लिख दिया इधर। सो दिस इज f डैश 1 इंटू 1 बाई एक्स।
सो मुझे एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 1/x। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो हाँ इंटीग्रेट सर, तो मुझे फिर क्या मिलेगा, log एफ of x। इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। और ये तो मुझे पहले ही पता है कि f1 0 होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। f1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू भी क्या आ गया, 0। सो हमें क्लियरली fx क्या मिलने लगेगा, fx इज व्हाट, log x। सो इसी तरीके से कुछ फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं जो हमें हमेशा याद ही रहनी चाहिए, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ तो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है जिनको तुम हाँ सर। इसके थ्रू डिराइव कर सकते हो। ठीक है, वो कौन सी हैं, वो ये वाली हैं फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशंस, जिनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिनको हम इसके थ्रू डिराइव भी कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से, ऊपर वाले मेथड से डिराइव कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन में कुछ नोट करना है क्या? हाँ सर। नोट कर लो पहले इसको। नोट कर लोगे तो बोलना। हाँ सर। सर 64 वाला नहीं आया। ठीक है, 64 देख रहे हैं आप। 64 में क्या बोल रहा है कंडीशन, कि ये कंडीशन दी है, ठीक है, मैं इसको कंडीशन नंबर 1 मानता हूँ और इसी के नीचे इसको स्टार्ट कर देता हूँ सॉल्व करना। तो मैं जब एफ डैश एक्स निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ 2y को बेसिकली हम लोग h लेकर के चल रहे हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स, 2y की जगह पर एफ एच प्लस इसको लिखेंगे 2xh, क्योंकि 4xy ना, तो इट कैन बी रिटन 2x इंटू 2y माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये वाला एफ एक्स तो कैंसिल हो गया। ओके, अभी हम यहाँ पे आ गए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास एफ एच अपॉन एच प्लस 2x अपॉन एच करोगे तो वो 2x ही आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। अब ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हम इसको एफ डैश 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस इज एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। और एफ 0 यहाँ पे भी 0 ही आने वाला है। कैसे 0 आने वाला है, तुम इस इक्वेशन में x और y को 0 डाल करके देखो जरा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एफ 0 इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस 0। तो अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो एफ 0 का वैल्यू तुम्हें यहाँ से क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, इसलिए हमने उसको वहाँ पे एफ 0 लिख दिया। ठीक है, सो हमें क्या कंडीशन मिली यहाँ से, हमें मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 2x। ओके, अब हमें तो एफ एक्स फाइंड भी नहीं करना है, हमें तो एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 0 चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एफ डैश 1 इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। सो एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 0, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2। समझा या नहीं? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, नोट करो उसको। यस सर। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं यार। ये एक स्टैंडर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि अगर कभी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, किस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, देन
हम बोलते हैं कि एफ एक्स जो होगा दिस विल बी 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू द पावर n, ऐसा आएगा 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू द पावर n, ऐसा आएगा। ठीक है, और इसको डिराइव करना भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, मतलब थोड़ा लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है अगर हमें इसको डिराइव करना होगा, वैसे तो तुम्हें यूज ही करना चाहिए हमेशा, एग्जाम्स में इसको यूज करोगे तो बेटर है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें डिराइव करना होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं कि चलो मैंने एफ एक्स को एक पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज द पॉलिनोमियल इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, एक जनरल पॉलिनोमियल ले लिया एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आ रहा होगा an x पावर n। और यहीं से अगर मैं f ऑफ 1/x लेता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a0 प्लस a1 बाई एक्स प्लस a2, मतलब x को 1/x से रिप्लेस कर दिया मैंने वहां पे, तो ये आ जाएगा an बाई एक्स पावर n। मैंने ये अज्यूम किया था और ये x को 1/x से रिप्लेस करने के बाद आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हो क्या रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है a0, मतलब ये कंडीशन हमें फुलफिल करानी है ना, तो इट इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x पावर n मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आएगा a0 प्लस a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन an बाई एक्स पावर n। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा a0 प्लस a1x एंड सो ऑन an x पावर n प्लस यहाँ पे a0 प्लस a1 बाई एक्स प्लस एंड सो ऑन an अपॉन x पावर n। ये आ गया हमारे पास। अब जरा हम यहाँ पे कंपैरिजन कर करके देखते हैं यार कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कंपैरिजन करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो हम कंपैरिजन करते हैं x पावर n का, x पावर n का कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड पे। तो देखना यहाँ पे x पावर n कब आएगा, यहाँ पे x पावर n तब आएगा जब हमारे पास ये वाला टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ तभी आ सकता है, अदरवाइज हमारे पास ये नहीं आ सकता। बाकी तुम कहीं से भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो x के पावर कुछ ना कुछ कम ही हो जाएंगे। बस यही एक कंडीशन है जब हमारे पास x पावर n का टर्म आएगा। तो x पावर n के टर्म में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है an इंटू a0, और अगर राइट साइड पे देखोगे तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है an। ऑब्वियस सी बात है कि an नॉन जीरो है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर हम an को उधर ले जाते हैं तो an कॉमन आ जाएगा, दिस इज a0 माइनस 1। सो इसको जब जीरो से इक्वेट करोगे तो हमें पहले ही पता है कि an नॉन जीरो है, अगर an जीरो हो गया तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि a0 विल बी 1। तो हमें a0 का वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं कि x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कैसे आएगा। तो देखो x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कैसे आ सकता है कि जब इसको 1/x से मल्टीप्लाई किया जाए और x पावर n माइनस 1 को इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब इसको 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा an इंटू a1 प्लस एक्सक्यूज मी इसके प्रीसीडिंग टर्म को, यानी कि an माइनस 1 वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस इंटू a0। ये आया हमारे पास लेफ्ट साइड में x पावर n माइनस 1 का। यहाँ पे x पावर n माइनस 1 का टर्म क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा an माइनस 1 इधर। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार जरा। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो होगा क्या, a0 का वैल्यू तो हम पहले ही 1 निकाल चुके हैं, तो ये टर्म और ये टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा an इंटू a1 इज 0। अब an 0 हो नहीं सकता,
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a10, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से x पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, तो जब वो कंपेयर करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो a2 का वैल्यू आ जाएगा 0 एंड सो ऑन। आगे तक तुम जाते जाओगे तो बहुत सारे टर्म तुम्हें, जब तुम सीधा सीधा कांस्टेंट टर्म पे आ जाओगे तो कांस्टेंट टर्म तुम्हें यहां से मिल रहे होंगे a0 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल रहा होगा 2 टाइम्स a0। तो हमें पता है कि इधर बीच वाले ये जितने भी टर्म्स आए हैं ये सारे के सारे जीरो होने वाले हैं ऐसे ही। अब हमारे पास एक बचेगा a0 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस an स्क्वायर, और यहाँ पे a0 का वैल्यू 1 डालोगे तो 2, तो हमें यहाँ से an स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो अगर हम an का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी प्लस और माइनस 1। तो जब हम फिर फाइनली इस इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे इन सब की a0 a1 a2 की, तो हमें यहाँ से fx का वैल्यू क्या आएगा, a0 का वैल्यू तो 1 आ गया था, बाकी सारे टर्म 0 आ गए, और an का वैल्यू प्लस माइनस आ रहा है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, जहां से हम इक्वेशन, अब इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, इसके लिए मैंने ये पूरा डेरिवेशन करके तुम्हें बता दिया, बट तुम्हें रिजल्ट याद रहना चाहिए। प्रथमेश, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से।